जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से साझा होने वाली है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल को 9 महीने बीत चुके हैं। यानी कमिटी को जो 18 महीनों का समय दिया गया था सिफारिशें पेश करने के लिए, उसमें से 9 महीने बीत चुके हैं। अभी 9 महीनों में 8वें वेतन आयोग का काम कितनी प्रगति पर है, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यानी अब तक जो छोटी बड़ी अपडेट है उसको आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी 8वें वेतन आयोग की। इसके साथ साथ हम कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। नोटिफिकेशन ऑन रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स फोन करके ये कंप्लेन करते हैं कि मैम आपके वीडियोस हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। हमने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है, फिर भी वीडियो की अपडेट्स हम तक नहीं पहुंच रही है। इसकी वजह होती है नोटिफिकेशन ना ऑन रखना। तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है वो नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी अपडेट, पे लेवल मर्ज, डीए मर्ज और इसके साथ साथ ग्रेड पे में बदलाव की जो मांग की जा रही है उसके बारे में। तो चलिए, पहले कमेंट से शुरुआत करते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जय माता जी, और मैं आर्मी से पीएमआर पेंशन आया था, लेकिन ओआरओपी लागू नहीं है क्या मैम? ये नेपाल से हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। देखिए, विस्तार से इसका मैं जवाब देती हूँ। हाल फिलहाल हमारे पीएमआर वेटरन्स के लिए एक गुड न्यूज है जिसको अब मैं शेयर कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि एएफटी यानी हमारी न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है जो हमारी एफटी की, उसमें केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि देखिए हमारे जो पीएमआर वेटरन्स हैं ओआरओपी उनको लागू ना हो इसके लिए। अब इसमें भी नवंबर 2015 के पहले जो रिटायर होकर आए हैं उन पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। कुछ दिनों के बाद अभी इसको लेकर एडवोकेट सर से बातचीत चल रही है, डिटेल में इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। अब इसके बाद यानी ये जो नई जानकारी निकल कर आ रही है पीएमआर वेटरन्स के लिए, उसके बाद जो है उम्मीद बढ़ रही है कि नवंबर 2015 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं, जो पीएमआर आए हैं, उनको ओआरओपी मिल सकता है। जल्दी ही उनके पीपीओ हो सकता है कि जारी हो। तो इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी 1-2 दिन के वीडियोस में मैं जरूर से शेयर करूंगी, पर आप मुझे कॉल करिए ताकि हम आपके केस के बारे में डिस्कस करें। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे बच्चे और सेकंड वाइफ का पार्ट 2 ऑर्डर 3 साल हो गया, पीपीओ में ऐड करने के लिए जो है रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से किया था, कार्रवाई सारी करी थी। कुछ डिटेल में इन्होंने जो है ये कमेंट किया है। यहाँ पर फर्स्ट वाइफ नहीं है, सेकंड वाइफ का नाम वो सब कुछ जो है इंक्लूड कराने को लेकर कागज वगैरह भी दे दिया है, कार्रवाई भी की है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया है प्लीज आप कॉल करिए, संपर्क करिए, ताकि मैं जो है आपकी मदद कर पाऊं। क्योंकि देखिए, आपने अगर कार्रवाई करी है, सारी कार्रवाई कर दी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करा दिए हैं, इसके बावजूद इतना समय बीत जाने के बावजूद पीपीओ में नाम नहीं ऐड हो पा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। तो मैं इसमें आपकी हेल्प जरूर से करूंगी। आप प्लीज मुझे कॉल करिए, मेरे नंबर आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम प्लीज मुझे ये बताइए 2025-26 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा जो है वो कब मिल सकता है? देखिए, अभी अभी 2024-25 का पैसा आना शुरू हुआ है। कल बहुत सारे ऐसे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ने कॉल कर कहा है कि 12,000 24,000 जो है हमारे खातों में क्रेडिट हुए हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के, लेकिन अभी भी 2025-26 के पैसे बाकी हैं। ये इन पैसों का भुगतान 2026 में हो सकता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने क्लेम किया है तो आप एक बात का ध्यान रखिए, केएसबी में लॉगिन करके आप थोड़ा ये देखिए कि जो आपने क्लेम किया है इसमें किसी भी तरीके की क्वेरी ना आई हो।
तो अगर कोई क्वेरी आई है तो उसको सही कर दीजिए। क्लेम अप्रूव होने के बाद कुछ समय लगता है इन पैसों को आने में। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। हमारी एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही हैं कि मैम एमएसपी का मतलब क्या होता है, प्लीज मुझे बताइए। एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे जो हमारे जवानों को और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनको भी पेंशन में लगकर आता है और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलता है, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स की पेंशन जो है वो भी उनकी हस्बैंड की पेंशन से ही कैलकुलेट वगैरह कर कर जो है वो दी जाती है। तो मिलिट्री सर्विस पे 2006 में लागू किया गया था। हालांकि उनके पहले भी जो रिटायर होकर आए हैं उन सभी को भी मिलता है। कैसे मिलता है? ओआरओपी के माध्यम से। जैसे ओआरओपी के माध्यम से आपकी पेंशन में रिवीजन होता है तो एमएसपी भी उसमें लगकर आता है। तो ये एक तरीके का जोखिम भत्ता है जो हमारे जवानों और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मई, जुलाई और अगस्त पेंशन जो है वो नहीं आई है, मतलब इनकी जुलाई और अगस्त की पेंशन नहीं आई है, कुछ इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। सर अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर थे और आपकी पेंशन नहीं आई है, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया था फिर भी नहीं आई है, तो एक बार जो है आप स्पर्श में कॉल करके जिसके नंबर मैं शेयर कर रही हूँ 1800-180-5325 इस नंबर पे फोन करके आप एक बार क्वेरी कर लीजिए। और अगर बैंक से पेंशन आ रही थी तो थोड़ा ये चेक करवा लीजिए कि कहीं आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हो गया हो। अगर माइग्रेशन हो गया है, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराया, तो भी आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है। और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग या मंत्रालय के पेंशनर्स हैं तो आप जो है आपकी बैंक से संपर्क करिए, किस वजह से ये पेंशन आपकी नहीं आई है ये आपको बैंक ही बता पाएगी, तो इसके लिए आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जैन मैम मुझे कुछ भी नहीं मिला है। अब ये कमेंट जो आया है ये कोई डिपेंडेंट ने किया है या फैमिली पेंशनर्स ने किया है या हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई ने किया है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है। और आप अगर महंगाई भत्ते को लेकर पूछ रहे हैं या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कल के वीडियो में है जहां मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर जानकारी शेयर की थी, तो अगर उसमें आप कह रहे हैं तो आप अगर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा नहीं आया तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया, आप केएसबी की साइट पर जाकर एक बार क्वेरी वगैरह कर लीजिए कि देखिए कोई तरीके की जो आपने क्लेम किया है उसमें आपकी कोई गलती तो नहीं हुई है, ये क्लेम जो है वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, ये थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक था फिर भी ये पैसा नहीं मिला, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, नहीं तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेंट दर्ज करा दीजिएगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पेमेंट किसको मिलता है, और मेरे बच्चे तो रिटायर होने के बाद ही पढ़ाई की थी, तो ये क्या पहले से ही मिलता है? देखिए हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है, लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि हमारी बहुत सारी पेंशन जो फैमिली पेंशनर्स हैं या कहूँ कि बहुत सारे हमारे जो पेंशनर्स भी हैं उनको भी ये नहीं पता है कि उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है, और इसी वजह से वो कभी क्लेम भी नहीं करते हैं और हजारों हजारों रुपए का नुकसान होता है। तो हम भी वीडियो के माध्यम से ये पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के पैसों की बात हो, चाहे और भी वेलफेयर के मुद्दे हैं जैसे कि एसीपी एमएससीपी को लेकर है, सही बेजी को लेकर है, महंगाई भत्ते को लेकर है, हम समय समय पर बात करते रहते हैं ताकि ये जानकारी सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंच सके। तो मैम अभी अगर आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी जानकारी देता हुआ अगला कमेंट करिए ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने की भी देखिए कुछ नियम है, कुछ टेक्निकल जो कोर्स होते हैं या शायद बीटेक वगैरह के लिए ये पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस हैं। आप मुझे कॉल करिए या दोबारा कमेंट करिए, हम विस्तार से इसके बारे में बात जरूर से करेंगे। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि आधार कार्ड पर फादर की डेट ऑफ बर्थ जो है वो अलग है और पीपीओ में जो है वो अलग है, तो एडिशनल पेंशन कब से मिलेगी? अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो एडिशनल पेंशन जो है वो आपके पीपीओ में जिस हिसाब से लिखी है उसी हिसाब से शुरू होगी, यानी 80 साल पूरा होने के बाद 81 साल शुरू होगा तब शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। लेकिन अगर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के पेंशनर्स हैं, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो ये चिंता का विषय है कि आपके आधार कार्ड में और पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच हो रही है। आने वाले दिनों में पेंशन प्रभावित हो सकती है, तो इसको सही करवाइए। ज्यादा सही ये रहेगा कि आधार कार्ड में सुधरवा लीजिए,
पीपीओ में जिस हिसाब से है उस हिसाब से करा लीजिए, ये कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। अगर पीपीओ में सुधरवाने जाएंगे तो काफी समय लग सकता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे, जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना पड़ेगा, तो ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे, हमने इनके बारे में विस्तार से बात की। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो में शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपने भी कमेंट्स के माध्यम से कोई सवाल पूछा है और आपको अभी तक उनका जवाब नहीं मिला, तो इंतजार करिए, अगले 2-4 दिन के वीडियोज में उन सवालों का जवाब आपको जरूर से मिलेगा। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 9 महीनों का समय बीत चुका है और अब तक, यानी 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, उसके गठन के बाद अब तक काम कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि मैम पे लेवल मर्ज अगर होगा तो क्या हमारे डिफेंस के जो मतलब हमारे सर्विंग पर्सन है या हमारे वेटरन है उनको फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, पे लेवल मर्ज की मांग जो है कर्मचारी संगठनों के द्वारा या पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा कमेटी के सामने पहुंच तो रही है, लेकिन केंद्र सरकार क्या इस पर मानेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और विस्तार से मैं इस पर एक वीडियो लेकर जरूर से आऊंगी, क्योंकि पे लेवल मर्ज और डीए मर्ज को लेकर सबसे ज्यादा सवाल थे। तो चलिए, लेकिन आज हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की प्रगति विवरण की। देखिए, स्थिति अपडेट है ये, यानी अब तक 9 महीनों में क्या क्या हुआ है। देखिए, 9 महीने बीत चुके हैं, अभी तक 9 महीने बाकी है। अब पहले क्या हुआ था, 8वां वेतन आयोग का आधिकारिक रूप से गठन हुआ, उसके बाद सचिवालय स्थापित और प्रारंभिक रूपरेखा उसकी तैयार हुई। तीसरे नंबर पर क्या हुआ, हितधारकों और प्रश्नावली जारी हुई, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित हुए और अभी भी हो रहे हैं। अभी हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनसे बातचीत करना बाकी है, यानी राज्यों के भी जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं, संगठन है, उनसे भी बातचीत जो है वो हो रही है। अब इसके बाद समय सीमा की पुष्टि, प्रश्नावली जमा करने की अवधि जो है वो विस्तारित की गई। अब हालांकि जो कर्मचारी या पेंशनर्स अपनी मांग या अपने सुझाव वेतन आयोग की कमेटी के सामने सौंपना चाहते थे, उनके लिए जो एक समय सीमा तय की गई थी, वो उसकी डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब देखिए, कर्मचारी पक्ष संघों और महासंघों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत हो रहे हैं। पूरे भारत में क्षेत्रीय परामर्श और हितधारकों की बैठकें आयोजित की जा रही है। अभी आने वाले दिनों में राजस्थान में भी है मीटिंग्स, जिसकी जानकारी भी हमने दी थी। और मंत्रालयों विभागों से डेटा संग्रह जारी है। 18 महीनों की समय सीमा का लगभग 50% ये पूरा समय हो चुका है। इनपुट का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रगति पर है। तो कुछ इस तरीके से अगर देखें तो 8वें वेतन आयोग को जो 18 महीनों का समय मिला था, उसमें 9 महीनों का समय जो है वो बीत चुका है। और अगर ये कहें कि 8वें वेतन आयोग का कामकाज जो है काफी सही दिशा में जा रहा है या जो प्रगति पर है, तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक बात और याद दिला दूं कि हमारे डिफेंस के संगठन को भी आमंत्रित किया गया है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के माध्यम से कि बातचीत करने के लिए। तो अब हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या सर्विंग पर्सन है, उनके मुद्दे भी जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि इस 8वें वेतन आयोग में हमारे जवानों, हमारे भूतपूर्व सैनिकों और हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी जो है फैसले जरूर से लिए जाएंगे। और एक बात जरूर से याद रखनी चाहिए यहाँ पर, जो अब तक 7वें वेतन आयोग को भी हम जो देख रहे हैं, या छठे वेतन आयोग की भी बात करें, या अब तक के जो भी वेतन आयोग को हम देखते आए हैं, उनके माध्यम से अगर कहें तो देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए जो है वेतन आयोग में अलग से कुछ नियम्स होते हैं, और उसी तरीके से जो डिफेंस के हैं, सर्विंग पर्सन हैं या वेटरन्स हैं हमारे, या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए नियम कुछ अलग होते हैं। तो इसी तरीके से काफी समय लग जाता है वेतन आयोग की कमेटी को भी अपनी सिफारिशें तैयार करने में। लेकिन अब हम यही कह सकते हैं कि भले वेतन आयोग की कमेटी थोड़ा ज्यादा समय भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिफारिशें ऐसी होनी चाहिए जो सही मायनों में हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स के हित को लेकर हो, चाहे वो केंद्र के हो, चाहे हमारे रक्षा विभाग के हो। लेकिन इसके साथ
अगर अब तक यानी 7वें वेतन आयोग तक जो भी कामकाज हुआ है, फिटमेंट फैक्टर कितना मांगा गया था, कितना वेतन आयोग की कमेटी सिफारिश करती है और केंद्र सरकार कितने पर सहमत होती है, इस सारी जानकारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो डिटेल में मेरे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो जरूर से देखिएगा। लेकिन आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।